नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि परीक्षा में अपठित गद्यांश और पद्यांश आने पर उनको हल कैसे किया जाता है, यानी उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपठित शब्द की। अपठित में अ उपसर्ग लगा है और पठित मूल शब्द है। अ का अर्थ होता है न, पठित यानी पढ़ा हुआ, यानी जो पहले नहीं पढ़ा हुआ है। इत्तिफाकन हो सकता है कि जो परीक्षा में आया है वो आपने कहीं ना कहीं नेट पर पढ़ रखा हो, लेकिन वह अब आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित नहीं है। अपठित काव्यांश, जैसा कि आपको अपठित का अर्थ बता दिया, और काव्यांश का अर्थ देखिए, कविता का एक ऐसा अंश यानी एक ऐसा हिस्सा, कुछ पंक्तियाँ जिसका पहले कभी अध्ययन न किया गया हो, यानी वह कक्षा विशेष की पाठ्य पुस्तक में न दिया गया हो। ठीक इसी प्रकार अपठित गद्यांश गद्य प्लस अंश, यानी गद्य का एक ऐसा हिस्सा, ऐसा भाग जो किसी कक्षा विशेष की पाठ्य पुस्तक का अंश नहीं है और वो आपकी परीक्षा में आया हुआ है, उसे कहते हैं अपठित गद्यांश या अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश का परीक्षा में देने का उद्देश्य क्या है, कि ये परीक्षा में बच्चों को क्यों दिया जाता है। इसका उद्देश्य है काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ जानना, भाव समझना, विश्लेषण करना, काव्य सौंदर्य को समझना, भाषा शैली को पहचानने आदि में छात्रों की क्षमता को परखना पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और दूसरा उसके केंद्रीय भाव व मूल भाव की समझ को बढ़ाकर गंभीरता व गहनता से अध्ययन करना दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा बच्चों, काव्यांश और गद्यांश देने का परीक्षा में एक उद्देश्य और भी होता है कि आप लोगों का, आप परीक्षा के नाम पर अपनी रीडिंग का इंटरेस्ट क्रिएट करें, पढ़ने की रुचि विकसित करें, और जितना आप पढ़ेंगे उतनी ही आपकी साहित्य के प्रति समझ बढ़ेगी। और कहीं ना कोई बच्चा जिसके अंदर एक लेखक और एक कवि छिपा हुआ होता है, वो इनसे प्रेरित होकर लिखना भी सीख सकता है, कविता करना भी सीख सकता है। अब देखते हैं परीक्षा में अपठित काव्यांश को हल कैसे किया जाता है, इसके क्या तरीके हैं। सबसे पहले काव्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके मूल भाव को भली भांति समझ लें। बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, काव्यांश और गद्यांश दोनों के ही यही नियम हैं जो आपको बताए जाएंगे, यानी काव्यांश हो या गद्यांश, दोनों ही पेपर में दोनों आएंगे आपके, काव्यांश भी आएगा गद्यांश भी आएगा। दोनों को ही आपको 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके मूल भाव को समझना है। मूल भाव यानी लिखने वाले ने वो किस विषय पर लिखा है। गद्यांश का मूल भाव जल्दी समझ में आ जाता है, काव्यांश का थोड़ा सा देर से पढ़कर पता चलता है। काव्यांश में दिए गए महत्वपूर्ण संदर्भों को रेखांकित करते रहना है, गद्यांश में भी ऐसे ही करना है। जब आप गद्यांश या काव्यांश पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते, क्योंकि बच्चों देखो सीधे तो आप परीक्षा में काव्यांश और गद्यांश पढ़ेंगे नहीं, परीक्षा के नाम पर आप कुछ काव्यांश और गद्यांशों का अभ्यास करेंगे अपने व्याकरण की पुस्तक से, वो अभ्यास करेंगे आप। तो जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको पढ़ने का भी अभ्यास हो जाएगा और इतनी समझ आपके अंदर पैदा हो जाएगी कि जब आप काव्यांश और गद्यांश परीक्षा में पढ़ेंगे तो आपको साथ साथ ये पता चल जाएगा कि ये जो कुछ पंक्तियां हैं या कुछ शब्द हैं, ये प्रश्नों के उत्तर में शामिल हो सकते हैं, या ये यहाँ पर विशेष रूप से इस गद्यांश या काव्यांश में संकलित किए गए हैं। तो उनको आप रेखांकित करते चलेंगे ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी रहे। भाषिक संरचना एवं व्याकरण संबंधी प्रश्नों के काव्यांश या गद्यांश में दिए गए कठिन शब्दों को भी आपको रेखांकित करना है। मान लीजिए आप काव्यांश पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते कहीं पर ये आ गया, बहता समय शिला सा जम जाएगा। अब यहाँ पर शिला सा आ गया तो इसका मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर अलंकार है, और कहीं ये प्रश्न में पूछ ना लिया जाए तो आप उसको पहले ही रेखांकित कर दीजिए। कहीं पढ़ते पढ़ते ये आ गया, जीवन तरु सुख और दुख जीवन तरु के फूल हैं। अब जीवन तरु आ गया, आगे सुख दुख आ गया, फूल आ गया, तो यानी ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसको भी आप रेखांकित कर सकते हैं। जीवन तरु में जैसे रूपक अलंकार है जीवन रूपी वृक्ष, तो आप इसको साथ में रेखांकित करते चलिए। इस प्रकार से आप जितना अभ्यास करेंगे आपको पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इनको आप रेखांकित करते चलेंगे। इसी प्रकार गद्यांश में
जहाँ पर ये आ जाए, मान लो पढ़ते पढ़ते कहीं पर कुछ आया हुआ है और लास्ट में ये आ जाए, उसे ये कहते हैं। तो जब ये पता चल गया ना, उसे ये कहते हैं, ऊपर उसकी परिभाषा थी, तो जो आया है उसको आप रेखांकित कीजिए कि ये जो बताया गया है ये जरूर प्रश्न का घुमा फिरा के पार्ट आ सकता है। तो उन लाइनों को आप रेखांकित कर लीजिए जिनसे कोई उत्तर बनने की संभावना है। और ये अभ्यास आप आपके जो क्षितिज की पुस्तक है या कोई भी पुस्तक आपकी पाठ्यक्रम में लगी हुई है, उन पाठों को जब आप पढ़ते हैं तो उन पाठों से आप प्रश्न निर्माण करना सीखिए। अगर आपको उन पाठों से प्रश्न निर्माण करने आ गए तो आपके लिए अपठित गद्यांश तो चुटकियों का खेल होगा। लास्ट है आपका शीर्षक संबंधी प्रश्न, यानी शीर्षक बनाना होता है गद्यांश का भी और काव्यांश का भी। बच्चों मैं आपको बता दूं, कई बार काव्यांश में एक ही पंक्ति बार बार रिपीट की जाती है। जैसे आप लोगों ने एक कविता पढ़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो पंक्ति है ये बार बार रिपीट की जाती है इस कविता में, तो इससे पता चल जाता है कि झांसी की रानी इसका शीर्षक हो सकता है। और नहीं तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कविता का शीर्षक पूरी पंक्ति की पंक्ति भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन गद्यांश का शीर्षक देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि गद्यांश का शीर्षक अधिक से अधिक, जो सबसे सही होता है गद्यांश का शीर्षक, वो होता है 3 शब्दों का। अगर आप 3 शब्दों में गद्यांश का शीर्षक देते हैं तो वो बिल्कुल सही माना जाता है। तो शीर्षक देते समय भी ध्यान रखें, और शीर्षक देने के लिए आपको गद्यांश या काव्यांश को 2 बार अवश्य पढ़ना है। और कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए? काव्यांश के भावार्थ मूल भाव को समझना है और प्रश्नों के उत्तर काव्यांश में ही ढूंढने हैं। कवि के विचारों को ध्यान में रखकर प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको बच्चों कि मान लीजिए कवि ने देश प्रेम की परिभाषा अपने तरीके से उस काव्यांश में दी है, और देश प्रेम की तो बहुत सारी परिभाषाएं होती है, बहुत मीनिंग हो सकते हैं। अब आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे और जो कवि ने देश प्रेम की परिभाषा दी है उसके अनुसार आप उत्तर लिखेंगे, ना कि आप आंख बंद करके अपनी तरफ से कोई भी उत्तर लिख देंगे। और वह उत्तर तो ठीक हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना काव्यांश और गद्यांश के उत्तर काव्यांश और गद्यांश के आधार पर ही दिए जाते हैं। तो कवि ने जिस प्रकार की परिभाषा दी है, कवि ने जो बातें कही हैं, उसको ध्यान में रखकर आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। अपने विचार से आप काव्यांश के उत्तर नहीं देंगे। ये बात काव्यांश के उत्तर देते समय विशेष ध्यान में रखनी है, और गद्यांश में भी बराबर यही नियम चलेंगे। काव्यांश में प्रयुक्त कठिन शब्दों एवं काव्य पंक्तियों को काव्यांश के संदर्भ में ही समझने का प्रयास करना। बच्चों प्रश्नों को पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ना है, और प्रश्नों की प्रकृति के साथ एक बात मैं आपको और बता दूं, कई बार क्या होता है कि प्रश्न जो होता है वो 2 पार्ट में होता है। जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न 2 अंकों का है तो उसमें 2 पार्ट पूछा जाता है, कैसे और क्यों, तो ये 1-1 नंबर का हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि 1 नंबर का एक उत्तर दे, दूसरे नंबर का दूसरा उत्तर दे। उसी प्रकार भाषा संबंधी उत्तर देते इसमें सावधानी रखनी है। जैसे कोई छंद पूछा है, अलंकार पूछा है, उपसर्ग प्रत्यय समास, ऐसा कुछ भी पूछा है तो उसको ध्यान से देना है, और भाषा सरल व सहज रखनी है अपने उत्तरों की। अब देखते हैं अपठित गद्यांश और पद्यांश। पद्यांश को बेटा काव्यांश भी कहते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। 2 प्रकार से आएंगे गद्यांश और पद्यांश। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में तो इस बार निश्चित है, 2021 में जो 10वीं की बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसमें निश्चित है कि आपके जो काव्यांश और गद्यांश के प्रश्न आएंगे वो ऑप्शन के साथ आएंगे, यानी MCQ लेवल के आएंगे, ये ध्यान रखना। और 9वीं में अभी डिसाइड नहीं है कि MCQ लेवल के आएंगे या कैसे आएंगे। तो आप 2 प्रकार के प्रश्न हैं, एक विकल्प के साथ जिसमें 4-4 उत्तर होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं, ठीक है, और दूसरा बिना विकल्प के साथ। 9वीं और 10वीं की परीक्षा में लास्ट टू लास्ट ईयर बिना विकल्प के ही आते रहे हैं, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन। लेकिन इस बार 10वीं का तो निश्चित हो गया है, और 9th का देखते हैं किस प्रकार का बनता है। ऐसे ही 11th और 12th में भी निश्चित हो गया है कि MCQ आएगा, जो गद्यांश और काव्यांश आएंगे। 11th का भी निश्चित नहीं है कि किस प्रकार से आपका आएगा। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है बच्चों कि आपको गद्यांश और काव्यांश ध्यान से पढ़ना है, फिर वो आपका चाहे MCQ आए या फिर वो डिस्क्रिप्टिव आए, ऑप्शन आए। तो ये 2 प्रकार के आपके आ सकते हैं, ध्यान रखना। अब देखिए जैसे गद्यांश और पद्यांश दोनों चीज़ें, इसमें एक चीज़ देखिए, जैसे आपके सामने चित्र नज़र आ रहा है, इसमें रेखांकित कर रखे हैं। तो पहले आप एक बार गद्यांश को पढ़िए, फिर आप या काव्यांश को पढ़िए,
फिर आप प्रश्न पढ़िए, फिर आप दोबारा इसको पढ़िए। जब आप दोबारा इसे पढ़ेंगे तो महत्वपूर्ण लाइनों को रेखांकित करते चलेंगे और फिर तीसरी बार प्रश्नों के उत्तर देने शुरू कीजिए। आप अगर ये ट्रिक अपनाते हैं तो आपके गद्यांश और पद्यांश में आपके पूरे मार्क्स आने की संभावना होती है। 5 नंबर का 10वीं की और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जो है गद्यांश आएगा और 5 अंकों का पद्यांश यानी काव्यांश आएगा। पद्यांश और काव्यांश एक ही होता है। तो ये 10 नंबर आपके अपनी मुट्ठी में है बच्चों। आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़कर भी आप रीडिंग पावर बढ़ा सकते हैं। समझ के साथ पढ़ें कि लिख क्या रखा है, क्या समझाना चाहते हैं। ये नहीं कि आप शब्द ना पढ़ें, शब्द के साथ आप भाव को समझने की कोशिश करें कि लिखने वाला बताना क्या चाहता है। तो इस प्रकार से आप पढ़ें। अभी गद्यांश और पद्यांश देखिए, एक बार पढ़ें, अगली बार उत्तर रेखांकित करते हुए पढ़ें। गद्यांश की बात हो रही है बेटा, यहाँ पर ये जो है ये गद्यांश है। एक बार पढ़ें और अगली बार उत्तर रेखांकित करते हुए पढ़ें। उत्तर जो होगा त्यों न लिखे, शीर्षक कुछ शब्दों में लिखे जैसे आपको बताया हुआ है। उत्तर जो होगा त्यों लिखने का मतलब है बच्चों, कई बार क्या होता है कि जैसे गद्यांश में लेखक मैं शैली का प्रयोग कर रहा है, वो मैं कहकर बात कर रहा है, लेकिन जब आप उत्तर लिखेंगे तो आप अन्य पुरुष में लिखेंगे। आप वहाँ पर मैं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, लेखक ने ऐसा कहा, इस प्रकार से उसमें मोल्ड करके ऐड करके आप लिखेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। शीर्षक है वो मैंने आपको बताया है कि सबसे बढ़िया शीर्षक 3 शब्दों का होता है। मैं गद्यांश की बात कर रही हूँ। और प्रश्नों के उत्तर की लेंथ पर मैं चर्चा कर चुकी हूँ पहले कि अगर 1 अंक का आता है तो आप उसका उत्तर एक वाक्य या कुछ शब्दों में लिखेंगे, सही ढूंढेंगे, उसको अनावश्यक विस्तार नहीं देंगे। और अगर प्रश्न 2 अंकों का है तो आप उस 2 अंकों में भी डिवीज़न देख लेंगे। कई बार ऐसा लिखा होता है 1 + आधा + आधा, तो इसका मतलब उस प्रश्न का उत्तर 3 पार्ट में देना है। एक पार्ट में देना है जो 1 वाक्य या 1.5 वाक्य बनेगा, और आधा जो दे रखा है वो 1 शब्द का बनेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न को पढ़कर उसकी लेंथ उसके अंकों के अकॉर्डिंग निश्चित करें। पद्यांश में देखते हैं, आपको अर्थ नहीं समझना, आपको भाव को समझना है कि इसमें किस भाव को लेकर कवि ने कविता लिखी है। उत्तर काव्य के रूप में नहीं देने, आपको वाक्य के रूप में देने हैं। आपको कविता समझ में आ गई, लेकिन जब आप उत्तर देंगे आपको ये पता है कि इसका उत्तर इस पंक्ति में बनेगा, लेकिन उस पंक्ति को आप कविता के रूप में नहीं लिखेंगे, आप उसको वाक्य के रूप में लिखेंगे। ये बहुत से बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। उत्तर खुद के ज्ञान से नहीं, कवि की दृष्टि से, ये पहले भी चर्चा हो चुकी है। तो बच्चों अब अगली वीडियो में आपको गद्यांश और पद्यांश सोल्व करवाए जाएंगे। इस वीडियो को अवश्य देखें और अगली वीडियो को भी देखना न भूलें। धन्यवाद। वीडियो को चाहें तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको चैनल अच्छा लगा है, नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।